तो साथियों नमस्कार, शुभ संध्या। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप सबका बेहद स्वागत है। साथियों, हम लोग हिंदी कहानी का आज एक महत्वपूर्ण वीडियो करने जा रहे हैं। हिंदी कहानियों में कुछ रोचक और महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ ऐसे तथ्य आपके पास में पहुंचाने जा रहा हूं जो शायद इसके पहले आपने न देखा। बहुत सारे लोग इस तथ्य से अवगत भी होंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए नया तथ्य भी साबित हो सकता है। इन तथ्यों को नोट करिएगा क्योंकि ये सभी तथ्य परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले साथियों आप सबको बता दूं कि हिंदी के लिए यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो टीचर्स एकेडमी ने आप सबके लिए नया बैचेस स्टार्ट किया है और सभी बैचेस में प्रवेश लेने के बाद आपका चयन सुनिश्चित होगा और सभी बैचेस पे अभी छूट भी चल रही है। तो आप हमें केवल व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है और नया बैच की जो स्टार्टेड डेट है वो है 26 दिसंबर, यानी कि 26 दिसंबर से नया बैचेस स्टार्ट है। व्हाट्सएप नंबर है 96 28 95 92 37। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा को। और आज की कक्षा बहुत रोचक और बहुत मजेदार होने वाली है। तो आप लोग कमेंट करिएगा और जहां जहां आवश्यकता होगी वहां पर मैं आशा करूंगा कि आप लोग कमेंट भी करेंगे और प्रश्नों का जवाब भी देंगे। कलर चेक कर लेता हूं कि भाई आज कौन सा कलर रहना चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला तथ्य, तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं, एक कथा मासिक है और उस कथा मासिक के हिसाब से मैंने आप सबको यह भी बताया था कि कौन सी कहानियां जो बहुत ज्यादा चर्चित है और एकदम 2023 की है, नया है, ताजा तरीन है। हंस कथा मासिक, हंस कथा मासिक ने पुरस्कृत किया था कुछ कहानीकारों की कुछ कहानियों को। उन कहानीकारों और कहानियों का एक सेगमेंट कल ही मैंने करवाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जरूर देखिए। आज हम उसी कथा मासिक में देखेंगे कि कुछ नवीन कहानियां जो हंस में प्रकाशित हुई या बड़ी कहानियां या महत्वपूर्ण कहानियां जो हंस में प्रकाशित हुई हैं वो कौन सी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस सेगमेंट में आज की सबसे पहली कहानी है, कहानी का नाम है अंतर्नाद। व्हाइट से लिखते हैं। अंतर्नाद, क्या ये अंतर्नाद सही लिखा है? तो ये गलत लिखा है। ठीक है, क्या सही होगा? होगा अंतर्नाद। ठीक है, अंतर्नाद कहानी जो है, पहला प्रश्न ये उठता है कि किसकी है। वैसे इसकी डेट मैं बता दूंगा लेकिन डेट पूछी नहीं जाएगी कि कब ये छपी थी हंस में। कहानीकार हैं प्रियंवद। कहानीकार कौन है? प्रियंवद है। प्रियंवद की कहानी का नाम है अंतर्नाद, जो कि हंस कथा मासिक में छपती है 1986 में। कब छपती है? 1986 में छपती है। एक कहानी है तिरिया चरित्र, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कहानियों में से एक है। आप में से कई लोग जानते होंगे कि ये कहानी कहां से आई है।
तो फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। तिरिया चरित्र, तिरिया चरित्र कहानी जो है वह कहां से है और किस तरीके से है? तो तिरिया चरित्र कहानी शिव मूर्ति की है, शिव मूर्ति की कहानी है। और इन्होंने एक नया उपन्यास लिखा है जो इन परिस्थितियों में बहुत ही ज्यादा चर्चित है। एक बहुत नया उपन्यास इन्होंने लिखा है। क्या उपन्यास का नाम है? हम कहानी पढ़ा रहे हैं लेकिन फिर भी आप इस उपन्यास का नाम लिख लीजिएगा। उपन्यास का नाम है अगम बहे दरियाव। ये मैं उपन्यास लेकर आया हूं, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है। अभी यूपी पीएससी का जो नोटिफिकेशन आया है इस क्लास के बाद मैं उसको डिस्क्राइब करूंगा। तो अगम बह दरियाव ये क्या है? ये इनका उपन्यास है शिवमूर्ति जी का, जो एकदम नया ताजा तरीन उपन्यास है। शिवमूर्ति की जो कहानी है तिरिया चरित्र, ये आपके जून 1987 में छपती है हंस में। ठीक है, तो इसको यहां से मिटा देते हैं। अगली कहानी है अर्धांगिनी। अर्धांगिनी फटाफट बताइए किसकी कहानी है? तो अर्धांगिनी कहानी जो है वह है शैलेश मटियानी की कहानी अर्धांगिनी। यह कहानी भी हंस कथा मासिक में छपती है। एक कहानी और लेंगे जो काफी चर्चित है। कहानी का नाम है चलिए हाँ, एक कहानी जो बहुत चर्चित है, कहानी का नाम है सूखा। कहानी का नाम क्या है? सूखा। और ये भी छपती है हंस में। कहानीकार हैं निर्मल वर्मा। कहानी का नाम क्या है? सूखा है। और कहानीकार का नाम क्या है? निर्मल वर्मा है। उसे रविशंकर का कैसेट। एक यह भी कहानी है जो हंस कथा मासिक में छपती है। किसकी कहानी है? यह कहानी महिला कहानीकार प्रभा खेतान की है। और सूखा कहानी किसकी है? वो निर्मल वर्मा की है। ठहाका कहानी है, जब आप हंसते हैं खुल के तो उसे क्या कहते हैं? ठहाका कहते हैं। और ये कहानी है अशोक गुप्ता की। यानी कि ये कहानी तो चर्चित और महत्वपूर्ण है, लेकिन कहानीकार उतने चर्चित नहीं है। जल प्रांतर। कहानी का नाम है जल प्रांतर। और यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अरुण प्रकाश के द्वारा। अरुण प्रकाश के द्वारा। और एक कहानी जो खूब चर्चित है, आप जानते होंगे, कामरेड का कोट। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है, सृंजय की कहानी है। और ये कहानी कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। ये कहानी फरवरी 1989 में हंस पत्रिका में छपती है।
और अंत में प्रार्थना। ये कहानी किसकी है? तो इस कहानी को लिखा है उदय प्रकाश ने। कहानीकार कौन है? उदय प्रकाश है। होज वाज पाप। 1000 बार मोस्ट इंपॉर्टेंट कहेंगे तब भी ये कहानी कम है। एक कहानीकार हैं जो कि प्रोफेसर हैं किसी मुस्लिम विश्वविद्यालय में। आप सब हम बताएंगे किस विश्वविद्यालय में है। नाम है इनका असगर वजाहत। इनकी एक रचना बहुत ज्यादा चर्चित है, उसकी विधा आप कमेंट करके हमें बताएंगे। कैसे आग लगाई, कैसी आग लगाई? असगर वजाहत की रचना है, आपको विधा बताना है कमेंट करके, ठीक है। असगर वजाहत की यह कहानी भी जुलाई 1993 में प्रकाशित होती है। दो औरतें, दो औरतें। और ये कहानी किसकी है? कृष्ण विहारी की है। और ये भी हंस कथा मासिक में छपती है 1994 में। नाचीज उसी शहर रहती है, नाचीज उसी शहर रहती है। कहानीकार हैं शैवाल। नाचीज उसी शहर रहती है, कहानीकार हैं शैवाल। गोमा हस्ती है, आप लोग जानते ही होंगे किसकी कहानी है। गोमा हस्ती है। इनकी कहानियां बहुत महत्वपूर्ण है। चिन्हार ललमिनिया गोमा हस्ती है। तो यहां ये किसकी कहानी है? यह कहानी मैत्रेयी पुष्पा की है, मैत्रेयी पुष्पा की है। इनके उपन्यास भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक उपन्यास जो कि नटों पर आधारित है, नटों के जीवन पर आधारित है, विंध्य क्षेत्र के, जिसमें एक पात्र जो कि कहानी की कथा नायिका है, स्त्री, उसने वोट का बहिष्कार कर दिया था 1995 में। उस उपन्यास का नाम आप कमेंट करके बताएंगे कि 1995 के किसी उपन्यास में महिला कथा नायिका ने वोट का बहिष्कार कर दिया था। बहुत ही चर्चित और बहुत प्यारी कहानी है। कहानी का नाम, मतलब कहानी है, उसमें कथा है, लेकिन वो विधा है उपन्यास की। उपन्यास का नाम है संस्कृत में। अब आप अभी भी गेस करके हमें कमेंट कर सकते हैं किस उपन्यास का नाम क्या है। फटाफट कमेंट करके बताइए। थोड़ा बहुत आप कमेंट करते रहते हैं तो क्लास की जीवंतता बनी रहती है, अन्यथा लगता है कि मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में, ना ही पढ़ाने में। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। साथियों, ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। कहानीकार कौन है? दूधनाथ सिंह। दूधनाथ सिंह की एक रचना बाबरी विध्वंस पर लिखी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि दूधनाथ सिंह की कौन सी रचना बाबरी मस्जिद विध्वंस पर लिखी गई है। अभी आप नहीं जवाब दे पा रहे हैं तो बाद में ही आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है।
बाद में भी आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न है इसी में, जोकर किसकी कहानी है? अर्चना वर्मा की कहानी है जोकर। अर्चना वर्मा की कहानी है जोकर, जो कि ये भी छपती है हंस कथा मासिक में। जल डमरू मध्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है जल डमरू मध्य। तो इस समय उत्तर प्रदेश का जो विपक्ष है वो जल डमरू मध्य में फंसा है। विपक्ष कौन है? अखिलेश। लेकिन ये अखिलेश लखनऊ में रहते हैं, तदभव पत्रिका के संपादक हैं, सपा के नेता नहीं है। तो यहां पर अखिलेश की कहानी है जल डमरू मध्य, जून 1996 में छपती है। झौवा बैहार। झौवा आप सब जानते हैं, एक पात्र होता है। आप सबके यहाँ गांव में भी ये पात्र होता होगा, आप लोगों ने देखा होगा। झौवा जो हो, झौवा बैहार जो कहानी है, ये कहानी है संजीव ठाकुर की। तो ये कहानी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत चर्चित है। ये भी हंस कथा मासिक में छपती है। हासिल कहानी, हासिल कहानी, इस कहानी के नाम पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक फिल्म बनी है, लेकिन उससे इसका नाता नहीं है। हासिल भी उसका नाम है, इरफान खान वाली। और ये कहानी किसकी है? तो कहानीकार राजेंद्र यादव की है। कहानीकार जो स्वयं हंस कथा मासिक के संपादक थे, उनकी कहानी है हासिल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप इसको रख लेंगे। साज नासाज, ये कहानी है मनोज रूपड़ा की। कहानी का नाम है साज नासाज। ये बहुत ही चर्चित कहानियां हैं जो पूछी जाएंगी आपसे। आघात पुष्प, आघात पुष्प एक कहानी है और आपको कमेंट करके बताना है कि किसकी कहानी है। मैं आपको बता देता हूं, कहानी के लेखक हैं चंद्रकिशोर जायसवाल। चंद्रकिशोर जायसवाल। कल मैंने 30 कहानियां 2023 की आपको लिखवाई। 2023 की 30 कहानियां जो परीक्षा में 2-3 कहानी 100% पूछी जानी है। तो कल का वीडियो जिसने नहीं देखा वो जरूर जाके देखेगा। इसे ऐसा ही होने दो, इसे ऐसा ही होने दो। कहानीकार हैं जया जादवानी। कहानीकार कौन है? जया जादवानी है। और कहानी का नाम क्या है? इसे ऐसे ही होने दो। खेल कहानी है। वैसे खेल कहानी प्रेमचंद ने लिखी है, लेकिन प्रेमचंद ने हंस कथा मासिक में यह कहानी छपने के लिए नहीं दी थी। तो ये कहानीकार कोई और है। कहानीकार हैं अभिषेक कश्यप। कहानीकार कौन है? अभिषेक कश्यप हैं। पांडे कौन कुमति, पांडे कौन कुमति तो ही लागी। ये वर्तमान में काशी में रहते हैं और उपन्यासकार कथाकार हैं। नामवर सिंह के भाई साहब हैं। और इनकी एक और रचना
जिस पर काशी मोहल्ला नामक फिल्म बनी थी। हम बात कर रहे हैं काशीनाथ सिंह की। काशीनाथ सिंह की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कथाकारों में से एक हैं। पांडे कौन कुमति तुहि लागी, ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। एक बार फिर ये कहानीकार हैं, बल्कि कथा मासिक हंस के राजेंद्र यादव के बाद के संपादक बने। वर्तमान में तो क्या नाम है इनका, संजय सहाय। संजय सहाय हैं। एक बार फिर कथा मासिक के जो हंस है उसके संपादक भी हैं। 150 सालों की तन्हाई, 150 सालों की तन्हाई एक कहानी है। और इस कहानी के लेखक कौन हैं, कहानीकार हैं संजीव। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानीकारों में से एक हैं। अब अगला है गॉडफादर का फेमिनिस्ट फार्म। गॉडफादर का फेमिनिस्ट फार्म। देखिए, कहानी का नाम क्या है, इंग्लिश में है गॉडफादर। कहानीकार कौन है, कहानीकार हैं सोनी सिंह। कहानीकार कौन है, सोनी सिंह है। मुझे घर तक छोड़ आइए, मुझे घर तक छोड़ आइए, और इसके लेखक हैं स्नोआ बार्नो। स्नोआ बार्नो यानी कि कोई अंग्रेज महिला है। ठीक है, तो ये तो कुछ हंस कथा मासिक में जो कहानियां संकलित हैं और चर्चित कहानियां हैं जो उसमें छपी हैं, हम लोगों ने उनकी बात की है। ठीक है, अब कुछ ऐसी कहानियों की चर्चा आपके सामने में करने जा रहा हूं जिन कहानियों का नाम शायद आपने न सुना हो। कहानी है पत्थर के नीचे दबे हुए हाथ। चर्चित कहानियों को मैं लिख रहा हूं, चर्चित कहानियां। इनमें से सारी कहानियां बहुत महत्वपूर्ण होंगी, सारी कहानियां बहुत महत्वपूर्ण होंगी। पत्थर में दबे हाथ, कहानीकार हैं राजकमल चौधरी। मछली मरी हुई किस वर्ण विषय पर आधारित रचना है, यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से कई बार पूछा गया है। मछली मरी हुई। एक कहानी है स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल कहानी है जो बहुत चर्चा में रहती है। कहानीकार हैं असगर वजाहत। कहानीकार कौन है, असगर वजाहत है स्विमिंग पूल कहानी के। यह भी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। काग भगोड़ा। दो नाक वाले लोग।
भोला राम का जीव, अब आप देखेंगे तो इसमें एक कहानी आपको परिचित लग रही है, भोला राम का जीव। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है। मुंडन राग विराग, एक कहानी इनकी मुंडन है और एक कहानी है राग विराग। आप सबको कमेंट करके बताना है कि राग विराग नामक काव्य कृति किस छायावादी रचनाकार की है, क्योंकि राग विराग नाम से काव्य कृति भी है, वो भी छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से किसी एक की। अब ये रचना कहानियां किसकी है, तो व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की है। हरशंकर परसाई की ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कहानियां हैं। डायन कहानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और यह कहानी किसकी है, भीष्म साहनी की कहानी है। दरअसल कहानी की आज अंतिम कक्षा है, तो आज जितनी भी रचनाएं, जितनी भी कहानियां मैं आपको बताऊंगा वो सब परीक्षा के दृष्टिकोण से सोना होंगी, सोना। ठीक है। पहरुआ, पहरुआ मुर्दा स्थगित कहानीकार हैं महेश कटारे। ये सब ऐसे कहानीकार हैं जो, जैसे आप टीजीटी 2021 का पेपर देखें तो 2-3 नए कहानीकार कहानियों को लाके रख दिया गया। यूजीसी भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट करता है, तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट में यही कहानियां पूछी जाती हैं। ठीक है। लपटें, लपटें कहानी किसकी है, कहानीकार हैं चित्रा मुदगल। एक रचना है जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। इस कहानी का वर्ण विषय पूछा जाता है। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं और ये किसकी कहानी है, बहुत बार परीक्षा में पूछी गई कहानी है। हाथी की फांसी, हाथी की फांसी कहानी किसकी है, इनके नाम पर एक विश्वविद्यालय भी है जिसकी कहानी है ये। कहानीकार हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। हाथी की फांसी ये बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित कहानियों में से एक है। अंगूठी का दाम, अंगूठी का दाम और रश्मि सलील कहानी किसकी है, अंगूठी का दाम और रश्मि सलील कहानी किसकी है, कमेंट करके आप जवाब देंगे। कलाकार का दंड, कलाकार का दंड तोशी कहानी किसकी है, तो इन सभी कहानियों के लेखक हैं वृंदावनलाल वर्मा। कहानीकार कौन है, तो वृंदावन लाल वर्मा है। महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। एक दिल हजार अफसाने, अमृतलाल नागर,
एक दिल हजार अफसाने किसकी कहानी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानियों की श्रेणी में इसको रखिएगा। एक दिल हजार अफसाने, अमृतलाल नागर की कहानी। साथियों, ये ऐसा समय चल रहा है कि लोग परीक्षा की तिथि बिना घोषित किए पढ़ाई नहीं करेंगे, और ये वास्तव में बहुत अच्छा समय चल रहा है, क्योंकि इस समय जो पढ़ाई करेगा चयन उसी का होगा। परीक्षा तिथि घोषित होने के बाद महज 40 से 45 दिन का समय मिलेगा, और उस समय जो पढ़ाई करेगा उसका चयन क्या होगा? वो एकदम हाफता रहेगा दौड़ दौड़ के, पढ़ाई कहां कर पाएगा, परेशान रहेगा, डिप्रेस्ड रहेगा। चयन किसका होगा? जो लगातार पढ़ रहा है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो रोज पढ़ रहा है, चाहे पेपर आए या ना आए, वो पढ़ेगा ही 6 घंटे रोज, रोज पढ़ेगा 6 घंटे, सेल्फ स्टडी करेगा 6 घंटे। चयन उसका होगा। हाँ, ऐसे दौर में निराशा लगती है, लेकिन निराशा के दौर में जो इन्वेस्टमेंट करता है जीत उसी की होती है। तो भैया अब आगे क्या कहें, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं। 2 वर्गों में बट गया है, और अच्छा भी है, क्योंकि सीटें बेहद कम है। 3000 6000 के करीब सीटें हैं, 13 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। अगर सभी विद्यार्थी 6 घंटे प्रतिदिन पढ़ने लगेंगे बिना गैप किए, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कम लोग पढ़ेंगे प्रतिदिन, और बाकी लोग परीक्षा का इंतजार करके तैयारी शुरू करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं रहेगा। जो लगातार पढ़ता रहेगा उसका चयन हो जाएगा, इजिली हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं कि वो फॉर्म भर दिए हैं, कोचिंग में एडमिशन ले लिए, सो रहे हैं। हजारों हजार एडमिशन हिंदी में हैं, लेकिन सब सो रहे हैं। कोई देख भी नहीं करता वीडियो क्या चल रहा है। कोई 15 दिन बाद मैसेज करता है, सर क्लास चल रही है। हमने कहा पहले जाग जाओ, हम क्या बताएं चल रही नहीं चल रही है। तो भैया आप लोग जागिए, नहीं तो जो लोग जाग रहे हैं नौकरी तो उन्हीं को मिलेगी। फिर आप मुझे बाद में दोष मत दीजिएगा। चलिए, आज अगले कहानीकार हैं, हमेशा देर कर देता हूं मैं, हमेशा देर कर देता हूं मैं। कहानीकार हैं पंकज सुबीर। कहानीकार हैं पंकज सुबीर। हमेशा देर कर देता हूं मैं एकदम नई कहानी है, और ये कब की कहानी है? तो 2022 की कहानी है, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण कहानी है। जीवन के पहलू कस्बे का एक दिन। देखिए, ये कहानियां हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण कहानियों को छांट के लिख रहे हैं। इतिहास लाल धरती भोर से पहले एक उपन्यास है जिसका नाम है लाल पसीना। कमेंट करके बताइए कि किसका उपन्यास है, और वो लेखक कहां के हैं, और किस विषय पर आधारित उपन्यास है लाल पसीना। बहुत ही चर्चित है, परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है। कटघरे, गीली मिट्टी,
चतुरंग, नहीं अमृत राय का नहीं है, अमृत राय का नहीं है। हाँ, ये जो मैं लिखा रहा हूं ये अमृत राय का है। सरगम और विद्रोह, ये कहानियां सब किसकी हैं? अमृत राय की है। हाँ हाँ, मैं उपन्यास पूछा था, मुझे लगा कि आपने अभिमन्यु अनंत का जो उपन्यास है, जो कि प्रवासी लेखक हैं, आपने उनकी चर्चा किया है। तितली धूम, तितली धूम कहानीकार हैं भालचंद्र जोशी। ये कहानी 2022 की बहुत चर्चित कहानियों में से एक है। कहानी है 13वां महीना। महीने कितने होते हैं? 12 ही होते हैं, लेकिन ये 13वां महीना है। किसने लिखा है? सुधांशु गुप्त ने लिखा है। सुधांशु गुप्त ने लिखा है, और ये भी कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है। एक मिनट। अच्छा, जीवन के पहलू कहानी है, थोड़ा सा चेंज है, इसमें मिला लीजिएगा। जीवन के पहलू, धन्यवाद आपका याद दिलाने के लिए। जीवन के पहलू कहानी है। तितली धूम भालचंद्र जोशी की कहानी है। 13वां महीना ये सुधांशु गुप्त की कहानी है, 2022 की। तलछट की बेटियां, तलछट की बेटियां विनीता परमार की कहानी है। ये भी एकदम नई कहानी है, 2022 की ताजा ताजा कहानी है। 14 लेफ्ट 14 राइट, 14 लेफ्ट 14 राइट कहानीकार हैं चंद्रशेखर वर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है, ये भी 2022 की चर्चित कहानी है। नबीला और अन्य कहानियां, नबीला और अन्य कहानियां, कहानीकार हैं सारा राय। तो कल मैंने आपको 2023 की महत्वपूर्ण कहानियां लिखाई थी। आज मैंने 2020 से 2022 तक की और 2010 से 2020 तक की जो महत्वपूर्ण कहानियां हैं वो भी लिखा दी। तो जो समकालीन महत्वपूर्ण कहानियां हैं वो मैंने आपको लिखा दिया। इसी तरह की कुछ और कहानी है, बंद कोठरी का दरवाजा। बंद कोठरी का दरवाजा, और इसके कहानीकार कौन हैं? रश्मि शर्मा। बंद कोठरी का दरवाजा, रश्मि शर्मा, और ये भी 2022 की एक चर्चित कहानी है। सियोल से सरयू, सियोल से सरयू, ये डॉक्टर सुनीता की कहानी है।
और यह कहानी भी 2022 की चर्चित कहानियों में से है, महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। मालूशाही, मेरी छलिया, मेरी छलिया, बुरांश। बुरांश जो है उत्तराखंड का पुष्प है, जो कि गर्मियों में खिलता है और बहुत सुंदर होता है। लाल रंग का, इतना बड़ा होता है, मतलब आप 4-5 गुलाब जोड़ लीजिए तो उतना बड़ा होता है। जो पहाड़ों पे गए होंगे उस फूल को देखे होंगे। प्रज्ञा की कहानी है और ये कहानी भी 2022 की चर्चित कहानियों में से एक है और ये बुरांश फूल का नाम है जिस पर ये कहानी लिखी गई। ठीक है, ये महत्वपूर्ण कहानी है। ये कहानियां हम नई कहानियों के श्रेणी में देख रहे हैं जो 2022 तक की महत्वपूर्ण कहानी है। ठीक है, क्योंकि ये कहानियां सब नई हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं हमारे लिए। साथियों, अब हम एक कहानी आपको बताएंगे और आप लोग कमेंट करके जवाब देंगे। ये कहानी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप लोग इसका जवाब देंगे। रानी मां का चबूतरा किसकी कहानी है? रानी मां का चबूतरा। मुझे आशा है कि आप सब जरूर इसका कमेंट करके जवाब देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है रानी मां का चबूतरा। आप मुझे जरूर कमेंट करके जवाब देंगे इस कहानी का कि यह कहानी किसकी है। अब साथियों, समय आ चुका है कि आपको मैं और कुछ कहानी बताऊं कि जो पूरी कहानियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कहानी है वो हम आपको बताएं कि कौन सी है। रानी मां का चबूतरा, तो आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है, मन्नू भंडारी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है मन्नू भंडारी की। अब हम उन चर्चित कहानियों की तरफ चलेंगे जो तथ्य के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियां हैं। ठीक है, एक कहानी है जिंदगी और जोक। मैं केवल कहानियों का नाम बताऊंगा और आप उन कहानियों के लेखक मुझे बताते जाएंगे, क्योंकि इन कहानियों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। कहानी बहुत चर्चित है, जिंदगी और जोक, और इस कहानी को अमरकांत ने लिखा है। अमरकांत की कहानी का ये पात्र रजुआ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि जिजीविषा का प्रतीक है, जो कि और जीने की इच्छा रखता है। कहानी जोक है, जो क्या करती है, उसको खींचते रहिए, खून चूसती रहती है और आखिरी समय तक वो हार नहीं मानती है। तो जिंदगी और जोक कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहानी किस शैली में रचित है? तो ये कहानी प्रथम पुरुष शैली में रचित है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, किस शैली में रचित है? तो यह कहानी प्रथम पुरुष शैली में रचित है। और कहानीकार कौन है? अमरकांत है। कहानी का नाम क्या है? जिंदगी और जोक। जिंदगी और जोक। और इस कहानी का जो बहुत चर्चित पात्र है जिसका नाम है रजुआ, कहानीकार कौन है? अमरकांत है। तो ये कहानी आपके लिए अमृत है। इस कहानी को जरूर याद रखिएगा और अमरकांत की कहानी कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। ठीक है, एक कहानी और आपके सामने आ रही है, बादलों के घेरे में। बादलों के घेरे में ये कहानी किसकी है? ये कहानी भी कृष्णा सोबती की है, प्रेम की कहानी है। और इस कहानी को आप पढ़ेंगे
तो आप बिना रोए नहीं रह सकते हैं। और ये कहानी जो है कहानी पत्रिका में छपती है। कहाँ छपती है? कहानी पत्रिका में छपती है। कहानीकार कौन है? तो कहानीकार हैं कृष्णा सोबती। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये कहानी बहुत ज्यादा चर्चित है। ठीक है, ये कहानी क्या है कि उदासी, विवशता, नश्वरता, नारी का मोह भंग, ये सारी चीजें इसमें हैं। रवि, मीरा, मन्नो और बुआ। रवि, मीरा, मन्नो और बुआ, ये इसकी प्रमुख पात्र हैं। तो इन्हीं पात्रों के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती रहती है। अब हम बात करेंगे सबसे चर्चित कहानी परिंदे की। परिंदे को नई कहानी, हिंदी की पहली नई कहानी किसने कहा था? कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे। कहानीकार हैं निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा की कहानी है परिंदे। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि हिंदी की पहली नई कहानी किसने घोषित किया? तो जी हां, इसका सही जवाब है निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा ने परिंदे को हिंदी की पहली नई कहानी कहा था। ठीक है, और ये कहानी जो है बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। यह कहानी लतिका, ह्यूबर्ट, जूली, लतिका, ह्यूबर्ट, जूली, ये कहानी किस तरह की है? तो यह कहानी है प्रतीकात्मक कहानी। यह कहानी किस तरह की है? तो आप कमेंट, हाँ ठीक है, यह कहानी किस तरह की है? प्रतीकात्मक कहानी है। और यह कहानी डॉक्टर मुखर्जी के आसपास घूमती रहती है। तो डॉक्टर मुखर्जी के आसपास घूमती रहती है। ठीक है, अगली कहानी जो आपके सामने बहुत चर्चित है, मैं आपके सामने ला रहा हूं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कहानी का नाम है यही सच है। बहुत चर्चित कहानी है। अब जिन कहानियों की चर्चा मैं आपके सामने कर रहा हूं, आशा करता हूं कि इनमें से जरूर आपके सामने परीक्षा में पूछी जाएंगी कहानियां। यही सच है। और इस कहानी की जो नायिका है वो दीपा है। दीपा, दीपा, निशीथ, संजय। ये कहानी, जी हां एकदम सही जवाब है, मन्नू भंडारी की है। आधुनिक प्रेम की कहानी है। डायरी शैली में रचित कहानी है। आधुनिक प्रेम है। आधुनिक प्रेम की कहानी है। दूसरी खास बात क्या है इस कहानी की? ये कहानी डायरी शैली में रचित है मेरे भाई। किस शैली में है? तो डायरी शैली में लिखी कहानी है। किसकी कहानी है मेरे भाई? मन्नू भंडारी की कहानी है। तो ये कहानी मोस्ट इंपॉर्टेंट में है। तो पूछी जाएगी कि इनकी कौन सी कहानी डायरी शैली में लिखी गई है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो एक कहानी आपके सामने और मैं रख रहा हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। मिश्रीलाल और नानहो की प्रेम कथा है। मिश्रीलाल, मिश्रीलाल जो कि विकलांग हैं, नानहो की प्रेम कथा है। प्रेम कथा है। किसने लिखा है? शिव प्रसाद ने लिखा है। शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है। यह कहानी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मिश्रीलाल धोखे से विवाह कर लेता है नानहो से, और यह कहानी नानहो के ऊपर विडंबनाओं और क्रूरता से संबंधित कहानी है। किराए की कोख, किराए की कोख
कहानीकार हैं, इसके कहानीकार हैं आलम शाह। ठीक है, आलम शाह खान है। एक कहानी है पार्टीशन। पार्टीशन कहानी बहुत चर्चित है, स्वयं प्रकाश की कहानी है। यह कहानी क्यों इतना ज्यादा चर्चित है, स्वयं प्रकाश की कहानी पार्टीशन? क्योंकि यह देश विभाजन और सांप्रदायिकता पर आधारित कहानी है। और यह कहानी जो है राजस्थान की एक कहानीकार के ऊपर कहानी है, यानी कि राजस्थान के एक कहानीकार के जीवन पर रखी गई कहानी है। इन्हीं की एक कहानी है 56 तोले का करधन। 56 तोले का करधन। करधन क्या होता है? करधन क्या होता है आप सब जानते होंगे, एक आभूषण है जो पहना जाता है कमर में। करधन बच्चों को भी पहनाया जाता है। और पहल में ये कहानी छपती है, पहल पत्रिका में। ये कहानी क्यों चर्चित है, इस कहानी का क्या महत्वपूर्ण खंड है? तो ये कहानी वृद्ध विमर्श पर आधारित है। किस पर आधारित है? वृद्ध विमर्श पर आधारित कहानी है। जिस तरीके से आप स्त्री विमर्श पढ़ते हैं, दलित विमर्श पढ़ते हैं, वैसे ये कहानी 56 तोले का करधन यह वृद्ध विमर्श पर आधारित कहानी है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी हो जाती है। ठीक है, अगला कहानी है मेरा दुश्मन। मेरा दुश्मन कृष्ण बलदेव वैद्य। मेरा दुश्मन जो कहानी है ये बहुत महत्वपूर्ण है, कृष्ण बलदेव मैं है। इसमें 3 पात्र है, वह, माला और मैं। ठीक है, सामान कहानी है प्रयाग शुक्ल की। इन्होंने इसी तरह की रचनाएं लिखी, जैसे एक कहानी है गठरी। तो गठरी किस विधा की कहानी, आप लोग कमेंट करके मुझे जवाब देंगे। सामान इनकी कहानी है, प्रयाग शुक्ल की कहानी है। यह कहानी नायिका रवि की पत्नी का टेबल क्लॉथ अपनी बहन के घर छोड़ाना और गंभीरता से सोचना, पति का स्वभाव इस कहानी के मूल में बचा हुआ है। जो सबसे चर्चित कहानी जो मेरे और आपके दिमाग और दिल को झकझोर गई थी, कहानी का नाम है चीफ की दावत। कहानीकार कौन है? भीष्म साहनी है। इस कहानी के सभी पात्र आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इस कहानी सामनाथ पत्नी मां साहब, ये जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है, दूध और दवा। दूध और दवा ये कहानी किसकी है? मार्कंडेय की कहानी है। कहानीकार इसके कौन हैं? तो दूध और दवा के कहानीकार हैं मार्कंडेय। और इस कहानी में वर्ग वैषम्य दिखाया गया है, जाति और उपजाति में विभेद दिखाया गया है। और इसमें भी मैं पात्र है, उसकी पत्नी और बीमार पुत्री और मुन्नी है। तो पात्र के दृष्टिकोण से यह कहानी महत्वपूर्ण नहीं है। विजेता कहानी है, कहानीकार हैं रघुवीर सहाय। नोट कर लीजिए, यह कहानी परीक्षा में आ सकती है। कहानी का नाम क्या है? विजेता। और किसकी है? यह कहानी है रघुवीर सहाय की है। ठीक है,
अशोक और कामिनी इसके नायक नायिका हैं। अशोक और कामिनी इसके नायक और नायिका हैं। विजेता, कहानी का नाम क्या है? विजेता है। एक कहानी और आपके सामने मैं छोड़ रहा हूं, सबरी। शबरी कहानी किसकी है? रमेश बख्शी की कहानी है। आज की सबसे चर्चित कहानी आपको छोड़ रहा हूं, देखता हूं कितने लोग सही जवाब देते हैं। कहानी बहुत चर्चित है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई कहानी है। कहानी का नाम है सेलर। कहानी का नाम क्या है? सेलर है। सेलर। मुन्नू का पिता सेलर। वाह ऋषि शुक्ला, एकदम तगड़ा जवाब दिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है मेरे भाई, इसको आप जरूर अपने दिमाग में रख लीजिएगा। ये कहानी है राम कुमार की। किसकी कहानी है? तो वही राम कुमार की कहानी है। और इसमें मुन्नू का पिता, मुन्नू, सास ससुर और बहू, मुन्नू, सास ससुर और बहू इत्यादि पात्र हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है सेलर। कई बार परीक्षाओं में यह कहानी पूछी गई है। चलिए, एक नाव के यात्री, फटाफट बताइए, एक नाव के यात्री किसकी कहानी है? एक नाव के यात्री। ये सारी कहानियां मैं आपको करा चुका हूं। एक प्रकार से इन कहानियों का रिवीजन भी हो जा रहा है और महत्वपूर्ण कहानियां कौन है यह भी आपको मालूम चल जा रहा है। ठीक है। कहानीकार है, एकदम सही जवाब है अरुणदीप का। ये कहानी है शानी की कहानी। शानी। और ये कहानी क्या है कि व्यक्ति आधुनिकता के दौर में अपने ही घर में कैसे अजनबी हो जाता है, कैसे अजनबी हो जाता है। ये कहानी इस तरह की है। ठीक है। एक कहानी आपको और बताने जा रहा हूं, बदबू कहानी। बदबू कहानी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है। ये कहानी कई बार परीक्षा में पूछी गई है। तो फटाफट कमेंट करके बताइए बदबू कहानी किसकी है? बहुत चर्चित कहानियों में से एक है। ये एक वर्ग संघर्ष की कहानी है और इसमें गोरखा फोरमैन और चीफ साहब इत्यादि पात्र हैं। और ये कहानी किसकी है? शेखर जोशी की कहानी है। शेखर जोशी की कहानी है। मेरे भाई जितनी भी कहानियां अब मैं आपको बता रहा हूं, आज मैं बता रहा हूं, सब बहुत महत्वपूर्ण कहानियां हैं। अब आपको एक कहानी बताने जा रहा हूं, भोला राम का जीव। भोला राम का जीव। आज ही मैंने आपको ये कहानी बताई थी और ये व्यंग कहानी है। इसके पात्र पूछे जाते हैं। हास्य के माध्यम से बहुत बुराइयों पर व्यंग करने वाली कहानी है। नारद पेंशन कार्यालय के कर्मचारी। नारद पेंशन कार्यालय के नारद है। पेंशन कार्य मतलब एक व्यक्ति मर चुका है और उसका जीव है, तो वो है भोला राम की पत्नी। भोला राम की पत्नी यमराज के सेवक। तो ये पात्र है, व्यक्ति मर गया है बेचारा, उसकी पत्नी भटक रही है किसी तरह से मेरे पति को पेंशन मिल जाए। तो ये कहानी है, बहुत ही चर्चित कहानी है। वापसी कहानी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग कमेंट करके बताइए वापसी कहानी किसकी है? बहुत चर्चित कहानी है। गजाधर बाबू, पत्नी अमर और नरेंद्र।
गजाधर बाबू, अमर, ये उषा प्रियंवदा, एकदम राइट आंसर आप लोग दे रहे हैं। कहानी किसकी है? उषा प्रियंवदा की कहानी है। ये कहानी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा चर्चित और महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। दरअसल ये कहानी पारिवारिक मूल्यों के विघटन की कहानी है, अकेलेपन की कहानी है कि परिवार में भी व्यक्ति किस तरह से अकेला रहता है। अमर नरेंद्र बसंती, नरेंद्र बसंती, और इसमें एक बहुत बढ़िया पात्र है जो कि नौकर का रोल करता है, गणेशी। गणेशी क्या है? इस कहानी में नौकर का रोल करता है और ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये कहानी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनकी कहानी मछलियां हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। ये आधुनिक नारी का चित्र करने वाली कहानी है। मछलियां, मछलियां जो है इसमें विजी, नटराजन, मुखी, तीन लोग हैं जिसके त्रिकोणात्मक प्रेम को दर्शाया गया है मछलियां कहानी में। उषा प्रियंवदा की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी। इसके बाद डिप्टी कलेक्टरी कहानी है। डिप्टी कलेक्टरी अमरकांत की कहानी है। जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी की कर रहे हो, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको डिप्टी कलेक्टरी कहानी जरूर पढ़ना चाहिए। उस कहानी को जिस दिन आप पढ़ेंगे आपको लगेगा कि आपके माता पिता आपके लिए क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या मनोभाव है उनके। आप जरूर इस कहानी को पढ़िएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपने पढ़ा होगा तो जरूर आपको मालूम होगा। शकलदीप बाबू, नारायण और जमुना, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। शकलदीप, नारायण और जमुना, ये तीन पात्र हैं। ये तीन पात्र आपको एकदम झकझोर के रख देंगे। आपको लगेगा कि कहीं ये कहानी मेरे जीवन को ही तो व्याख्यायित नहीं कर रही है। एक व्यक्ति जो घर से दूर कमरा लेके नौकरी की तैयारी कर रहा है और गांव घर वाले उसके पिता को रोज पिंच करते हैं, फॉर्म भरने से, परीक्षा होने से, आंसर की रिजल्ट से लेकर चयन तक रोज आना उसको पूछते हैं। ये कहानी उसी संबंधित है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, ये जरूर आप पढ़िएगा। डिप्टी कलेक्टरी, अमरकांत की कहानी। कुछ कहानियां, जैसे कभी कभी आपका पढ़ने का मन नहीं होता है, चलो यार आज मूड अपसेट है या पढ़ने का मन नहीं है, कहानियां पढ़िए। यूट्यूब पे बहुत सारी कहानियों की रिकॉर्डिंग पड़ी, उस कहानी को सुनिए, या गूगल पे उन कहानियों को सर्च करके पढ़िए। वो कहानियां पढ़िए, ये कहानियां आपकी जिंदगी बदलेंगी। ठीक है। सरहद के पार, सरहद के पार, ये कहानी है नाशिरा शर्मा की, और ये कहानी सांप्रदायिकता पर आधारित है। ये कहानी सांप्रदायिकता पर आधारित है, काफी महत्वपूर्ण कहानी है। फेंस के इधर और उधर, फेंस के इधर और उधर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। तो किसकी कहानी है? ज्ञानरंजन की कहानी है। दो पीढ़ियों के संघर्ष की कहानी है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। कहानी है सावित्री नंबर 2। जितनी भी कहानियों में संख्या बाद में लिखी होगी वो कहानियां बहुत महत्वपूर्ण होगी। जैसे सीट नंबर 6, सावित्री नंबर 2, बहुत महत्वपूर्ण कहानियां हैं। ये कहानी किसकी है? धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती की कहानी है। और ये कहानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितनी भी कहानियों के बाद संख्या लिखी होगी वो कहानी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण कहानी होगी। ठीक है। और इसकी मुख्य पात्र है सावित्री। सावित्री
और उनके पति के बीच के जो घुटन की कहानी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, ये आप जरूर याद रखिएगा। हाँ, सरहद के पार एक ही नाम से कई लोगों ने कहानी लिखी है। चलिए भैया, एक कहानी आपको और बता देते हैं, इसीलिए इनको नया कहानीकार कहा जाता है। लवर्स कहानीकार हैं निर्मल वर्मा। जैसे कहते हैं कि पहले तो तुम मुझे इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि मैं बोल ही नहीं सकती कि तुम मुझे कितना प्यार करते थे। दूसरा क्या होता था कि मैं कुछ कहती नहीं थी, तब भी तुमको सुनाई दे देता था, तुमने कुछ कहा क्या। और आज की स्थिति यह है कि मैं चिल्लाती रहती हूं, बैठ के बगल तुम मोबाइल चलाते रहते हो और तुमको मालूम भी नहीं होता है कि मैं कुछ कह रही हूं। पहले मैं नाखूनों में जब नेल पॉलिश लगाती थी तो मेरे हाथों को पकड़ के उंगलियों को देखते थे और सराहते थे। मेरे बालों को देखते थे और बताते थे कि बाल मत कटाना, बाल तुम्हारे बहुत अच्छे लगते हैं। आज मैं बाल कटा के आ जाती हूं। आज मैंने पूरे नाखून अपने कटा दिए हैं, तुमको मालूम ही नहीं चलता है कि मेरा क्या हाल है। पहले तुम्हें मेरी बोली बहुत प्यारी लगती थी, मैं नहीं बोलती थी तो मुझसे लड़ाई करके ही आप बुलवाना चाहते थे, लेकिन आज तो तुमको मेरी बोली ही नहीं पसंद है, आवाज कर्कश लगती है। एक प्रेमी और एक प्रेमिका की जो बड़ी समस्या है, जैसे जैसे प्रेम बूढ़ा होता है, संबंधों में भी बुढ़ापा आ जाता है। तो एक लवर्स के बीच, एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच दूरियां बढ़ती जाती हैं। उन्हीं दूरियों को एक मनोवैज्ञानिक ढंग से इस कहानी के अंतर्गत लिखा गया है। तो ये कहानी बहुत चर्चित है और उन लवर्स को तो ये कहानी जरूर पढ़नी चाहिए जिनका प्रेम लगता है कि बूढ़ा हो रहा है। जिस पति पत्नी को लगता है कि उनका प्रेम बूढ़ा हो रहा है, उनको ये कहानी जरूर पढ़नी चाहिए। निर्मल वर्मा की बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। शव यात्रा। शव यात्रा भी इसी तरह की बहुत चर्चित कहानी है। क्यों कहानी महत्वपूर्ण है? ये कहानीकार है श्रीकांत वर्मा। दरअसल एक वेश्या है, एक वेश्या है जो बहुत रूपवती है और बंसीलाल जो हैं उस वेश्या पर मोहित हो जाते हैं। लेकिन उस वेश्या का रेट इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा पैसे लेती थी कि वो उससे कभी मिल ही नहीं पाए, लेकिन प्रेम बहुत करते थे। एक बार जाने का प्रयास किया, फिर भी लौट आए, उतना पैसा नहीं था। अंत में जब वो वेश्या मर जाती है तो उसको कंधे पर ले जाकर उसकी शव यात्रा में वो शामिल होते हैं और उनको संतुष्टि मिलती है कि भले मैं उस वेश्या के पास कभी नहीं जा सका, लेकिन कम से कम उस वेश्या को कंधा दे रहा हूं जिसका रेट ज्यादा होने की वजह से मैं उस तक नहीं पहुंच पाया था। और जो चौकीदार था उस वेश्या का, उससे बताते हैं कि मैं इसका पति हूं, मैं इस वेश्या का पति हूं जिसकी शव यात्रा में मैं शामिल हो रहा हूं, क्योंकि इसका रेट बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से मैं इसके पास कभी नहीं जा पाया। इसलिए कहानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस कहानी को आप जरूर याद रखिएगा। जॉर्ज पंचम की नाक एक कहानी इस तरह से है। कमलेश्वर की कहानी है, व्यंग की कहानी है। तो ये कहानी तो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी में भी है, तो महत्वपूर्ण है। एक कहानी है क्षय। कहानीकार है मन्नू भंडारी। मन्नू
भंडारी। कहानी का नाम क्या है? छह है, और कहानीकार कौन है? मन्नू भंडारी। ये कहानी जो है छह रोग से पीड़ित एक टीचर की कहानी है, जो कि सिफारिश करने के बाद भी किसी लड़की को पास नहीं करती और ट्यूशन पढ़वाती है। तो कुल मिलाकर एक ऐसे टीचर की कहानी है जो अपने आप को नहीं बदलता है, आदर्शवादी जीवन ही बिता देता है। ठीक है। आइस वर्ग दूधनाथ की कहानी है। आइस वर्ग दूधनाथ की कहानी है। एक कहानी है सिमिट्री। यहां पर जब हम आइसवर्ग कहानी की बात करते हैं तो ये प्रतीकात्मक कहानी है, अकेलेपन की कहानी है। और सिमिट्री कहानी जो है रामकुमार वर्मा की है। एक अभी वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लोग ये नारे लगा रहे थे, बीवी गई भाड़ में हम तो चले पहाड़ में, बीवी गई भाड़ में हम तो चले पहाड़ में। तो ऐसी कहानी है सिमिट्री। तीन दोस्त हैं जो सब अपना घर बार छोड़ के और निकल जाते हैं पहाड़ों पर, शिमला, उन्हीं के ऊपर एक कहानी है। ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण कहानी है ये भी। अगली कहानी है पेपर वेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है। पेपर वेट कहानी जो है गिरिराज किशोर की कहानी, ये भी बहुत चर्चित कहानी है। और ये कहानी जो है राजनीतिक भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही और मृणाल बाबू के आदर्श की कहानी है। ठीक है। तो इसका जो मेन पात्र है वो मृणाल बाबू है और कहानी किसकी है? गिरिराज किशोर की है। वैसे ये कहानियां मैं आपको लिखा चुका हूं और इनके पात्र भी आपको लिखा चुका हूं, पहले ही सब बता चुका हूं। ठीक है। एक डरी हुई औरत। ठीक है। एक डरी हुई औरत किसकी कहानी है? औरत रविंद्र कालिया। दरअसल इस कहानी में एक पति अपनी पत्नी को अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए भेजता है और सोचता है कि मेरा दोस्त जो अकेलेपन से परेशान है, हो सकता है कि इसके साथ घूमे और अच्छा महसूस करे। ठीक है। एक कहानी रक्तपात है जो कि दूधनाथ सिंह की कहानी है, जो आपसी द्वेष की कहानी है, ये उस पर आधारित है। ठीक है। अभी हम लोगों ने एक कहानी की चर्चा किया था, बदबू, जो कि शेखर जोशी की कहानी है। इसमें कारखाने में काम करने वाले एक पात्र जिसका नाम ही बदबू है, उस पर आधारित कहानी है। एक कहानी है ज्ञानरंजन की पिता, जो कि पीढ़ी के अंतर्द्वंद की कहानी है, पीढ़ी के संघर्ष की कहानी है। एक कहानी है नागमणि। नागमणि कहानी महत्वपूर्ण है। तो जो हिंदी के कहानीकार या लेखक हैं वो हिंदी का प्रचार नहीं छोड़ना चाहते। जिस प्रकार से कोई नाग अपने मणि को नहीं छोड़ना चाहता है, उसी तरह से नागमणि कहानी भी इस पर आधारित है। अमृतसर आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। अमृतसर आ गया
पूछी जाती कि इनमें से कौन सी कहानी विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। तो ये कहानी किस त्रासदी पर आधारित है? तो विभाजन की त्रासदी पर आधारित कहानी है। ठीक है। अब जिंदगी और गुलाब के फूल, ये कहानी तो आप सब जानते ही होंगे, उषा प्रियंवदा की कहानी है। इस कहानी में एक व्यक्ति है जो बेचारा बेरोजगार है और सभी दो तीन महिलाएं हैं जो खर्च उसका चलाती हैं, उसी की कहानी है। और बंद दरवाजों का साथ मन्नू भंडारी की कहानी भी कुछ महत्वपूर्ण है। काला बाप गोरा बाप किसकी कहानी है, आप सब बताएं। काला बाप गोरा बाप, ये मैंने आपको कहानी बता दी थी, आप कमेंट करके बताएं किसकी कहानी है काला बाप गोरा बाप। ये है महीप सिंह की, किसकी कहानी है? महीप सिंह की कहानी है। अजनबी कहानी है, अजनबी कहानी है कृष्ण बलदेव वैद्य की, कृष्ण बलदेव वैद्य की कहानी है। और इस कहानी में यौन कुंठा और अतृप्ति पर आधारित कहानी है। स्त्री पुरुष के अवैध संबंधों के अंतर्द्वंद की कहानी है। और एक कहानी है रीछ, कहानी का नाम क्या है? रीछ। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि रीछ कहानी किसकी है। बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, एक आत्म केंद्रित कहानी है जो कि सेक्स की भयावहता, यानी कि जो व्यक्ति रत क्रिया कर लेता है उसका मनोभाव किस तरह का होता है और रत क्रिया करने से पहले का उसका मनोभाव क्या होता है। तो रीछ कहानी इसी तरह की है। दूधनाथ सिंह की है, कहानीकार हैं दूधनाथ सिंह। रीछ कहानी इसी तरह से बहुत महत्वपूर्ण है। एक कहानी है आपके लिए युद्ध कहानी। अगर आप कभी कम समय रहे तब भी इस वीडियो को देख के लगभग पूरी कहानियों को आप रिवीजन कर सकते हैं। युद्ध कहानी किसकी है? ये गुलशेर खां शानी की कहानी है। और यह भी कहानी किस तरह की है? एक कहानी में, एक कमरे में सांप्रदायिकता की कहानी है। सांप्रदायिकता को बयां करने वाली कहानी है युद्ध। गुलशेर खां सानी की बहुत ही चर्चित कहानी है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण कहानियां थी जो आपके लिए मैंने लाया, आपको मैंने बताया। और चलिए अब और कहानियों की तरफ चलते हैं और कुछ कहानियों जिनकी बात करते हैं कि कौन सी कहानियां ऐसी हैं जो कि किस तरह की कहानियां हैं। हाँ, आंचलिक कहानियां कौन सी हैं? पूछा जाता है इनमें से कौन सी कहानियां आंचलिक कहानियां हैं। आंचलिक कहानियां कौन कौन सी हैं? ठीक है, बट बाबा, औराही, हिंगना गांव की चर्चा है, रेणु की पहली कहानी है। तो इस कहानी में किस गांव का चित्रण हुआ है यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आप सबको बताना है कि बटबाबा इनकी पहली कहानी है और इसमें औराही, हिंगना, पूर्णिया, बिहार का वर्णन देखने के लिए मिलता है। प्रेत मुक्ति शैलेश मटियानी, प्रेत मुक्ति
शैलेश मटियानी। ये कहानी भी ग्रामीण जीवन से संबंधित कहानी है। पर्वतीय जीवन है, इसमें दो दुखों का एक सुख, दो दुखों का एक सुख। कहानीकार हैं कहानीकार कौन है? पंकज विष्ट हैं। इनकी ही कहानी है हारा हुआ माता लाजवाब। हारा हुआ माता हारा हुआ माता लाजवाब। और इनकी एक और चर्चित कहानी है जो ग्रामीण जीवन पर आधारित है। कहानी का नाम है हल। ठीक है। इनकी कहानी एक और है हिमवंश। ये सारी कहानियां पहाड़ी गांवों पर आधारित हैं, पहाड़ी जीवन पर आधारित कहानियां हैं। किसनुली की डांट, चील गाड़ी। किसनुली की डांट, चील गाड़ी। ये कहानियां किसकी हैं? शिवानी की हैं। भिक्षुणी, दादी, भिक्षुणी, दादी, ये सारी कहानियां शिवानी की हैं। और ये सारी कहानियां ग्रामीण जीवन की अभिव्यक्ति देती हैं। कोसी की घटवार, कोसी की घटवार शेखर जोशी जी की कहानी है। और ये भी ग्रामीण जीवन की कहानी है। ग्रामीण जीवन की कहानी है। दो दुखों का एक सुख। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुकिएगा। हाँ हाँ, ये कहानी है शैलेश मटियानी की। ठीक। कोसी की घटवार शेखर जोशी की कहानी है, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। कर्मनाशा की हार, कर्मनाशा की हार, कर्मनाशा की हार बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कहानी है शिव प्रसाद सिंह की। और ये कहानी भी ग्रामीण जीवन की अभिव्यक्ति करती है। इसी तरह से एक कहानी इनकी है नान्हो। ये भी कहानी ग्रामीण जीवन की अभिव्यक्ति करती है। एक कहानी हम आपको बताएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, मूसैया कहानी, जो कि काशीनाथ सिंह की कहानी है। ग्रामीण जीवन की अभिव्यक्ति करने वाली कहानी है। चम्मो, ओलंपस और नीली झील। चम्मो, ओलंपस, चम्मो, ओलंपस और नीली झील राजा निर्बंसिया। अच्छा, अब चम्मो, ओलंपस ये सुदर्शन चोपड़ा की कहानियां हैं। सुदर्शन चोपड़ा की कहानियां हैं। नीली झील तो आप जानते ही होंगे, राजा निर्बंसिया। राजा निर्बंसिया, ये दो कहानियां
कमलेश्वर की हैं और इन कहानियों में ठीक है बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है जो कि ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। एक कहानी है गुल की बन्नो, बहुत ही ज्यादा चर्चित कहानी है गुल की बन्नो। ये कहानी है धर्मवीर भारती की और ये कहानी ग्रामीण जीवन की अभिव्यक्ति करती है, बहुत महत्वपूर्ण है। गुलरा के बाबा, सॉरी, ये कहानी मार्कंडेय की है। गुलरा के बाबा मार्कंडेय की कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक कहानी है फूल, भैरव प्रसाद गुप्त की कहानी है जो कि बहुत चर्चित कहानियों में से एक है। एक कहानी है ठुमरी, एक कहानी है ठुमरी, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि किसकी कहानी है। और एक कहानी है पार्टी का भूत, पार्टी का भूत। तो ये कहानी आप कमेंट करके बताएंगे कि किसकी कहानी है। तो लगभग हम लोगों ने आज कहानियों के विषय में काफी कुछ देखा, पढ़ा, समझा। कुछ कहानियां और आपको बताएंगे जो महत्वपूर्ण हैं आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से। कुछ महत्वपूर्ण कहानियों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे अभी कि जो कहानियां शैलियों के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी कहानी किस शैली में लिखी गई है, ठीक है। एक और जिंदगी, मछलियां, ये कहानी पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई है, यानी कि जिसे आप कह सकते हैं फ्लैशबैक शैली में, पीछे जाकर जो कहानी शुरुआत होती है, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। शेलर कहानी जो है ये स्वप्न में पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई कहानी है। शेलर कहानी देख लीजिएगा, ये परीक्षा में पूछी जा सकती है। एक नाव के यात्री, एक नाव के यात्री, ये मनोविश्लेषणात्मक, ये कहानी मनोविश्लेषणात्मक लिखी गई है भावबोध पर, ठीक है। भोला राम का जीव, ये तो व्यंग्यात्मक कहानी है, ये आप सब जानते ही हैं कि भोला राम का जीव किस तरह की कहानी है, व्यंग्यात्मक कहानी है। एक कहानी और है शबरी, शबरी, ये कहानी आत्मकथ्यात्मक है। ये कहानी किस शैली में लिखी गई है? ये कहानी आत्मकथ्यात्मक शैली में लिखी गई है, ठीक है। और यही सच है, यही सच है, ये आप सबको कमेंट करके बताना है कि ये किस शैली में कहानी लिखी गई है। यही सच है, आपको बताना है कि ये किस शैली में कहानी लिखी गई है, क्योंकि आज ही मैंने आप सबको बताया है कि ये कहानी किस शैली में लिखी गई। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, यही सच है।
फटाफट बताइए। परिंदे कहानी, परिंदे, ये कहानी प्रतीकात्मक है और काव्यात्मक है। तो बहुत सही जवाब आप लोग दे रहे हैं, सीमा जी और अरुण जी और नीलम जी, मोनिका जी, इन सब ने डायरी शैली दिया है, एकदम सही जवाब है। तो यही सच है, कहानी डायरी शैली में लिखी गई है। ठीक है, और इसके अलावा गुल की बन्नू विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक कहानी है। बादलों के घेरे में मनोविश्लेषणात्मक कहानी है, और मेरा दुश्मन भी मनोविश्लेषणात्मक कहानी है। बादलों के घेरे में मनो विश्लेषणात्मक कहानी है। बाकी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि की कहानियां हैं वो मैंने आपको लिखा दी है। ठीक है, तो साथियों लगभग हम लोगों ने आज कहानी की चर्चा शुरू करके कहानी समाप्त भी कर दी। ठीक है, कहानी की चर्चा शुरू किया, कहानी समाप्त किया, कहानी के पात्रों को भी मैंने बताया, पूरा प्रयास किया कि आप सबको पता चल जाए। ठीक है, अब हम लोग एक नई विधा चालू करेंगे, एक नई विधा से शुरुआत करेंगे। आज की कक्षा आप सबको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और पहले प्रयास में आप जेआरएफ और नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो 26 दिसंबर से आप सबके लिए नया बैच आ रहा है। बैच आपके हिंदी विषय का भी होगा और आपके प्रथम प्रश्न पत्र का भी होगा। दोनों बैचेस आपके 26 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। केवल व्हाट्सएप करिए 9628959237 पर, और 26 दिसंबर से ही तर्कस का नया बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं। इस बैच में भी अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो ये बैच आपका टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड, साथ ही साथ जीआईसी पीजीटी के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो आज के लिए बहुत बहुत बधाई आप सबको, बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद कि आप लोगों ने आज हिंदी कहानी का सार पढ़ लिया, महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लिए। मैं आशा करता हूं कि कहानी से कहीं से भी प्रश्न पूछे, इस वीडियो से प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो साथियों, फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।